Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about the neonatal respiratory distress syndrome NRDS. सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि NRDS होता क्या है। NRDS is also called as Hyaline membrane disease। मतलब जो नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है इसको हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। RDS is more common in preterm babies less than 34 weeks of gestation। RDS जो होता है वो मोर कॉमन होता है प्रीटर्म बेबी में जो कि 34 वीक से पहले पैदा होते हैं। दी ओवरऑल इंसिडेंस, इसके इंसिडेंस की बात करें तो जो इसका ओवरऑल इंसिडेंस होता है वो होता है 10 to 15%। बट इन केस ऑफ नियोनेट जो कि बर्थ से लेकर 28 डेज तक के जो नियोनेट होते हैं उसके अंदर इसका जो इंसिडेंस होता है वो हाई होता है और लगभग 80% होता है। अब देखेंगे कि जो आरडीएस है ये होता क्या है। इट इज ए सीरियस लंग डिजीज। ये लंग्स की एक प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है, इमेच्योरिटी एंड इनेबिलिटी टू प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट्स लीड्स टू हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। मतलब कि जो सर्फेक्टेंट होता है उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हाइपोक्सिया और एसिडोसिस देखने को मिलता है। हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्फेक्टेंट क्या होता है। Surfactant is a lipoprotein containing phospholipids and like lecithin and sphingomyelin। जो सर्फेक्टेंट है ये क्या है, एक लिपोप्रोटीन है जो किसका बना मिलकर बना होता है, फास्फोलिपिड, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का। जो सर्फेक्टेंट है ये प्रोड्यूस किया जाता है टाइप 2 एल्वुलर सेल ऑफ लंग्स के द्वारा जिसे हम न्यूमोसाइड भी बोलते हैं। और ये क्या काम करता है, हेल्प्स टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन इन द एल्वोलाई एंड प्रिवेंट फ्रॉम एल्वोलाई कोलैप्स। जो सर्फेक्टेंट होता है ये क्या करता है कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है और जो एल्वोलाई है उसको कोलैप्स होने से बचाता है। सर्फेक्टेंट फॉर्मेशन स्टार्ट अराउंड 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। जो सर्फेक्टेंट है इसका फॉर्मेशन जो 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम जो इसका फॉर्मेशन है वो 21 वीक पर हो जाता है। सर्फेक्टेंट इज एक्टिवेटेड ऑन 34 वीक ऑफ गेस्टेशन। जो सर्फेक्टेंट है इसका मैक्सिमम जो एक्टिवेशन है वो 34 वीक ऑफ गेस्टेशन पे हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर ऑफ आरडीएस। आरडीएस के क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण आरडीएस होता है। सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो आता है प्री मैच्योर चाइल्ड। प्री मैच्योर चाइल्ड मतलब कि जो जिस बच्चे की जो डिलीवरी है वो 37 वीक से पहले हो जाती है उसे हम बोलते हैं प्री मैच्योर चाइल्ड। जो 50 से 80% केसेस जो देखने को मिलते हैं आरडीएस के वो प्री टर्म बेबी या प्री मैच्योर चाइल्ड के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जो प्री टर्म चाइल्ड होता है उसके अंदर क्या लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं। जो सर्फेक्टेंट है उसका जो मैक्सिमम एक्टिवेशन है वो 34 वीक पे होता है। तो जो प्री टर्म बेबी है उसमें सर्फेक्टेंट का सही से एक्टिवेशन नहीं हो पाता है जिसके कारण क्या होता है उसमें आरडीएस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बेबी ऑफ डायबिटिक मदर। बेबी ऑफ डायबिटिक मदर में क्या होता है कि जो मदर का जो ग्लूकोज है वो बच्चे में प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे के अंदर चला जाता है जिसके कारण क्या होता है बच्चे में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और जो इंसुलिन है मदर का इंसुलिन वो प्लेसेंटा क्रॉस करके नहीं जा पाता। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे जो फीटस होता है उसके अंदर खुद का इंसुलिन प्रोड्यूस होने लगता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो उसके अंदर जो माँ के अंदर से जो ग्लूकोज आ रहा है वो तो बंद हो जाएगा और उसका इंसुलिन का प्रोडक्शन बनता रहेगा जिसके कारण क्या होगा बच्चे में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। और जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है कोर्टिसोल के लेवल को कम कर देता है। और कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो इनहेंस करता है प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट को। तो इसके कारण क्या होगा, यदि कोर्टिसोल का जो लेवल है वो कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। और सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उस बच्चे को रिस्क होगा आरडीएस होने का। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम भी क्या होता है कि इसके कारण भी आरडीएस हो सकता है। म्यूकोनियम क्या होता है, म्यूकोनियम मतलब कि जो फीटस होता है उसका जो फर्स्ट स्टूल होता है उसे हम बोलते हैं म्यूकोनियम। ये डार्क ग्रीन कलर का होता है। यदि फीटस म्यूकोनियम को एस्पायरेट कर लेता है तो वो क्या है लंग्स में जाके जो एल्वोलाई है उसमें जाके बढ़ जाएगा और वो डीएक्टिवेट कर सकता है सर्फेक्टेंट को जिसके कारण क्या हो सकता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि साइन और सिम्टम्स ऑफ आरडीएस।
क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। सबसे पहला जो साइन है वो है टैकीपीनिया। टैकीपीनिया का मतलब होता है कि जो उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट, 60 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगी बच्चे की जो रेस्पिरेशन रेट है। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग। एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग का मतलब होता है कि जब बच्चा एक्सपायरेशन करेगा तो उस दौरान ग्लोटिस के बंद होने के कारण एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग। नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिट्रैक्शन। इंस्पायरेटरी रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो बच्चे की जो इंटरकोस्टल मसल है वो अंदर की साइड, मतलब कि इनसाइड पुल होगी, जिसके कारण क्या है जो लंग्स है वो बेल शेप के दिखाई देंगे। नेक्स्ट है साइनोसिस। साइनोसिस मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आरडीएस में क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से हमें साइनोसिस देखने को मिलेगा। साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी, जो बच्चे की जो बॉडी है वो ब्लूइश दिखाई देगी। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब जो उसका बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद है डिस्टोनिया, जो बच्चे की जो मसल टोन है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है नेजल फ्लेयरिंग। नेजल फ्लेयरिंग का मतलब होता है जो उसके नॉस्ट्रिल्स है वो वाइड हो जाएंगे क्योंकि उसे ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे डायग्नोसिस की, कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चे को आरडीएस हुआ है। सबसे पहला आता है अपना चेस्ट एक्सरे। हम लंग्स का एक्सरे करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि आरडीएस है बच्चे को, नहीं है। चेस्ट एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो लंग्स है वो बेल शेप्ड के हमें दिखाई देंगे चेस्ट एक्सरे के अंदर, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि उसे आरडीएस है या नहीं है। नेक्स्ट है एवीजी एनालिसिस। आर्टरी एवीजी मतलब आर्ट्रियल ब्लड गैसेज, इसका हम एनालिसिस करेंगे जिससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चे को आरडीएस है या नहीं है। इसमें हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड की पीएच। यदि ब्लड की पीएच मोर देन 7.45 आ रही है तो इसे हम बोल सकते हैं कि उस बच्चे को आरडीएस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यदि PCO2 का लेवल मोर देन 65 mm है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिसका लेवल लेस देन 45 mm है, तो हम बोल सकते हैं कि उस बच्चे को आरडीएस हो सकता है। नेक्स्ट जो टेस्ट करते हैं हम वो है शेक टेस्ट। ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं 0.5 ml। एमनियोटिक फ्लूइड मतलब कि जो फीटस होता है उसके सराउंड में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो 0.5 ml हम एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे और 0.5 ml NS लेंगे और इथेनॉल लेंगे 1 ml। इन तीनों को क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके इनको शेक करेंगे 15 सेकंड के लिए। यदि इस मिक्सचर में यदि बबल्स प्रेजेंट होते हैं तो हम बोलेंगे कि जो लंग्स है वो मैच्योर है, और यदि बबल्स एब्सेंट होते हैं तो हम बोलेंगे कि जो लंग्स है वो इमेच्योर है। और यदि लंग्स मैच्योर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसे यदि बबल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इसका मतलब कि लंग्स इमेच्योर है, और इमेच्योर लंग्स होंगे तो उसमें सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से आरडीएस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेसिथिन और स्पिंजोमाइलिन है, इसका हम रेशियो चेक करेंगे। यदि इसका रेशियो मोर देन 2:1 है तो नॉर्मल है, यदि इसका रेशियो लेस देन 2:1 आता है तो वो क्या है, एबनॉर्मल है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये एक नॉर्मल लंग्स का एक्सरे है और ये एक पेशेंट है आरडीएस के जिसका लंग्स का एक्सरे है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये लंग्स है ये बेल शेप के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है इसका। सबसे पहले हम इसके चेक स्किन कलर, स्किन के कलर को चेक करेंगे, क्योंकि बच्चे में क्या साइनोसिस हो रहा है जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो ब्लूइश कलर की दिखाई देगी, तो हम उसके स्किन की कलर को चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट है चेक फॉर रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम। हम उसकी रेस्पिरेटरी रेट और रिदम को चेक करेंगे, क्योंकि जो बच्चा है उसमें हमें टैकीपीनिया देखने को मिल रहा है, जो उसकी रेस्पिरेटरी रेट है वो मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट देखने को मिल रही है, उससे ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसलिए हम उसकी रेस्पिरेटरी रेट को चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट है चेक फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट। हम उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट को चेक करेंगे। प्रोवाइड स्नीफिंग पोजिशन। हम बच्चे को स्नीफिंग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। अब स्नीफिंग पोजीशन क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं और उसकी जो नेक है उसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका जो एयरवे है वो, जो एयरवे होता है वो क्लीन हो जाता है, जिसके कारण क्या है उसको ब्रीथ लेने, सांस लेने में परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट हम सक्शन। अब बच्चा है जिसको एयरवे को क्लियरेंस करना है, क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका सक्शन करेंगे। जो सक्शन है उसका मैक्सिमम जो ड्यूरेशन रखेंगे अपन वो रखेंगे 10 सेकेंड, ठीक है।
अब सक्शन प्रेशर की बात करते हैं कि सक्शन के दौरान सक्शन का प्रेशर क्या होना चाहिए। यदि बच्चा प्रीटर्म है तो प्रीटर्म बेबी में हम क्या करते हैं, जो सक्शन का जो प्रेशर होता है वो 40 to 60 mm ऑफ एच तक रखते हैं, और जो टर्म बेबी होता है उसमें जो सक्शन का प्रेशर होता है वो होता है 60 to 80 mmHg, और एडल्ट है, एडल्ट में सक्शन का जो प्रेशर है वो 90 to 100 mmHg तक हो सकता है। नेक्स्ट, सक्शन फर्स्ट डन बाय द माउथ एंड देन नोज टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। जब हम बच्चे का सक्शन करेंगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो सक्शन हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम माउथ का सक्शन करेंगे, उसके बाद हम नोज से करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि यदि हम पहले नोज का सक्शन करते हैं तो बच्चे में क्या एस्पायरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है O2 थेरेपी हम प्रोवाइड करेंगे बच्चे को बाई हुड मेथड के द्वारा। हम बच्चे को O2 थेरेपी देंगे हुड मेथड के द्वारा, जिसमें हम 4 से 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन थेरेपी उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर सर्फेक्टेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एंडोट्रैकियल रूट। हम बच्चे में सर्फेक्टेंट एडमिनिस्टर करेंगे जैसे कि डॉक्टर ने हमने प्रिस्क्राइब किया होगा। अब जो सर्फेक्टेंट है ये हम एंडोट्रेकियल रूट से देते हैं। एंडोट्रेकियल रूट का मतलब कि उसमें यदि ईटी ट्यूब लगी हुई है तो हम ईटी ट्यूब के द्वारा ही बच्चे में हम सर्फेक्टेंट देते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है सर्फेक्टेंट के, क्यूरोसर्फ हो गया, एक्जोसर्फ हो गया और सर्वेंटा हो गया। ये सर्फेक्टेंट के एग्जाम्पल है। इसकी जो डोज है वो हम होती है 100 mg पर kg के हिसाब से हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है यदि बच्चे की डिलीवरी प्री टर्म होने है और ये बात हमें पता है तो हम क्या करेंगे, उससे मदर को ना कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन देंगे बिफोर 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी बाय IM रूट। यदि हमें पता चल गया कि बच्चे की प्री टर्म डिलीवरी होने वाली है तो हम क्या करेंगे, मदर को डिलीवरी से 48 आवर्स पहले IM रूट के द्वारा उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के कुछ एग्जांपल जैसे कि बीटामेथासोन हो गया और डेक्सामेथासोन हो गया। ये क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो हमें मदर को देने हैं बिफोर दी 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी, ठीक है। जो बीटामेथासोन है इसकी हम 2 डोज देते हैं, टोटल 12 mg देते हैं, और जो दोनों डोज के बीच में जो गैप होता है वो होता है 24 आवर्स का, ठीक है। और जो डेक्सामेथासोन है इसकी जो टोटल 4 डोज दी जाती है, और जो इसकी जो एक डोज होती है वो होती है 6 mg की। जो गैप बिटवीन 2 डोज इज 12 आवर। जो दोनों डोजों के बीच में जो गैप है वो होता है 2 घंटे का। इफ नीडेड गिव वेंटिलेटर सपोर्ट टू प्रिवेंट द लंग्स कोलैप्स आफ्टर एक्सपायरेशन। यदि हमें नीड है बच्चे को नीड है तो हम उसे वेंटिलेटर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि लंग्स कोलैप्स होने से बचाया जा सके। अब वेंटिलेटर में हमें कौन सा मोड देना है, तो सबसे पहले हमें उसे पीप मोड पर रखना है। इसका मतलब होता है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ठीक है। इफ कंडीशन इज मोर सीवियर, यदि बच्चे की कंडीशन ज़्यादा सीवियर होती है तो उसे हम CPAP मोड पे रख सकते हैं। CPAP का मतलब होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इफ चाइल्ड रिसीव मोर देन 95% ऑफ O2 देयर इज चांसेज ऑफ डेवलपिंग रिट्रोप्लेंट्रल फाइब्रोप्रेसिया। मतलब कि यदि अपन बच्चे को मोर देन 95% ऑफ O2 यदि ऑक्सीजन देते हैं तो बच्चे में क्या होता है, ये रिट्रोलेटनल फाइब्रोप्लेसिया डेवलप होने के चांसेज होते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन होता है O2 थेरेपी का, जिसके कारण क्योंकि बच्चे का जो लंग्स है वो क्या है, मैच्योर नहीं है पूरी तरह से। इस वजह से यदि हम उसको 95% से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशन के रूप में रिट्रोलेटनल फाइब्रोप्लेसिया डेवलप हो जाता है। अब इसको रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, विटामिन ई गिवन बाई टू प्रिवेंट इट। विटामिन ई देते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, और आई भी हम इसे देते हैं इंट्रावीनस रूट से, ठीक है। रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है, जो आई के जो लेंस होता है उसके पीछे की साइड में फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, बच्चे के अंदर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने बात की मैनेजमेंट के बारे में कि RDS का क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले NRDS के बारे में देखा कि NRDS होता क्या है। नेक्स्ट हमने देखा कि सर्फेक्टेंट क्या होता है। इसके बाद को रिस्क फैक्टर देखे कि RDS के क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। साइन और सिम्टम्स की बात की थी, RDS के साइन एंड सिम्टम्स क्या है और मैनेजमेंट क्या होगा RDS का, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बने रहे हमारे चैनल पर ऐसी और वीडियोस के लिए।
थैंक यू।